हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ उनके ऑप्शन होंगे और साथ ही उनका एक्सप्लेनेशन भी होगा। लास्ट तक वीडियो को देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक कवर हो पाए। यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, गोवा, राजस्थान और महाराष्ट्र। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट आंसर दिया हुआ है सी, जो कि है राजस्थान। राजस्थान की कोई भी समुद्री सीमा नहीं बनेगी, जबकि गोवा में भी समुद्री तट है, गुजरात में भी पड़ता है और महाराष्ट्र में भी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पर। भारत के राज्यों में से 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्री तट रेखा से संलग्न है, जैसे कि गुजरात सबसे ज़्यादा सीमा जिसकी है, इसके बाद में महाराष्ट्र, गोवा जिसकी सीमा सबसे कम है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जबकि राजस्थान जो है वो एक स्थलबद्ध राज्य है, अतः इसकी सीमा समुद्री सीमा से स्पर्श नहीं करती है, इसलिए आंसर हमारा सी हो गया। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर को अगर हमें मापना हो तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम यूज करते हैं BOD का। BOD मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम ATP कहते हैं, ये जैविक ऊर्जा का एक मात्रक होता है, जबकि STP की बात की जाए, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, तो ये म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक माध्यम है। जो ऑप्शन अदर दिए हुए हैं उनका एक्सप्लेनेशन लिखा गया है। जैसे कि ATP जो होता है हमारा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये जैव ऊर्जा का एक मात्रक होता है। STP की बात की जाए तो STP क्या होता है? ये म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक माध्यम होता है, जिसे हम सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान कहते हैं। BOD की बात की जाए तो यही हमारा राइट आंसर है, जिसके द्वारा हम किसी नदी के प्रदूषण स्तर को माप सकते हैं। और WPL की बात की जाए तो WPL वुमेन्स पीस लैंड है। WPL महिलाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जबकि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये जल प्रदूषण मापने की इकाई है। इसके माध्यम से जल में ऑक्सीजन की माप की जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम और मलेरिया। तो यहाँ पर आंसर हमारा राइट है जुकाम। और अगर यहाँ पर हम जाने कि टाइफाइड और हैजा, ये जो हैं ये जीवाणु जनित रोग होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया वाले रोग हैं, जबकि जो मलेरिया होता है ये प्रोटोजोआ से होता है। और अगर बात की जाए जुकाम की, और इसी के साथ साथ कुछ और एग्जांपल भी हैं, जैसे डेंगू हो गया, चेचक हो गया, पोलियो हो गया, ये सभी जो है वायरस वाले रोग होते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होगा? मतलब भारत में जो कृषि को प्रभावित करता है, ऐसा मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान दिया गया है, आर्द्रता दिया है, पवन दिया है और वृष्टि दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिएगा, भारतीय कृषि जो होती है वो जलवायु से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। जलवायु का दैनंदिनी प्रभाव मौसम कहलाता है। मौसम के मुख्यतः 5 घटक होते हैं, जैसे कि लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, वाटर और रेनफॉल, इसी के साथ साथ एयर भी। तो इसमें से जो वाटर और रेनफॉल है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो वाटर तो ऑप्शन में था नहीं, इसलिए वर्षा जो है, जिसे हम वृष्टि भी कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेगी किसमें? कृषि में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल और आयनमंडल। इसमें से मध्यमंडल जो होती है वो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैस, धूलकण और जलवाष्प से विकसित गैसीय आवरण है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। क्षोभमंडल, जिसकी ऊंचाई लिखी हुई है 0 से 12 किलोमीटर, और समताप मंडल जो है 12 से 50 किलोमीटर लगभग। मध्यमंडल की बात की जाए तो 50 से 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल होता है। आयनमंडल 80 से 640 किलोमीटर तक। बाह्यमंडल 640 किलोमीटर के ऊपर का रीजन होता है। तो इन सभी मंडलों में से मध्यमंडल की में ऊंचाई के साथ साथ तापमान आपका डिक्रीज़ होता है, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर -100 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि मध्यमंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस की जब बात करते हैं हम लोग, तो उसमें कई सारी गैसेज आती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC,
और मीथेन भी आती है, ओजोन भी आती है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास मीथेन राइट ऑप्शन होगा हमारा। मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? 1973 है ऑप्शन में, 1982 है, 1992 है और 1996। 1992 हाथी के लिए जाना जाता है। जो हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था वो 1992 में आया था। बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की तो 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर। सो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। 1973-74 में जहां 9 टाइगर रिजर्व थे वहां अब इसकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 के चौथे चक्र में बाघों की आबादी 2967 हो गई है। दुनिया भर में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो ये थे 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। होपफुली आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और इनका एक्सप्लेनेशन भी। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।